नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान के उन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जहाँ से सभी जीएस आधारित एग्जाम में लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा है, परंतु एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कौन-सा टॉपिक है? जब हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तो संविधान में कई प्रावधान विभिन्न देश से ग्रहण किया गया है। तो हम वो सभी प्रावधान और उनसे संबंधित देश, यानी कि जो-जो प्रावधान है और कौन-कौन से देश से ग्रहण किया गया है, वो सभी प्रावधान और देश के बारे में याद करेंगे और समझेंगे भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले ब्रिटेन से कौन-कौन सा प्रावधान को ग्रहण किया गया, इनको जानेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से कौन-कौन सा प्रावधान ग्रहण किया गया भारत के संविधान में, ठीक है? इनमें है संसदीय शासन प्रणाली, जो सरकार चलाने की एक पद्धति होती है। क्या? संसदीय शासन प्रणाली सरकार चलाने की एक पद्धति होती है, जो भारत में जो सरकार चलाने की होती है, कौन-सा मॉडल है? तो संसदीय शासन प्रणाली एक ब्रिटेन मॉडल है, जिसमें होता है कि राष्ट्र सरकार के अध्यक्ष जो होते हैं ना, सरकार के अध्यक्ष वो पीएम होते हैं इसमें, इस प्रणाली में, और राष्ट्र के अध्यक्ष जो होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि सरकार के अध्यक्ष और राष्ट्र के अध्यक्ष दोनों अलग-अलग होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, जहाँ सरकार के अध्यक्ष और राष्ट्र के अध्यक्ष दोनों एक ही होते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दोनों अलग-अलग होते हैं। सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली जब ब्रिटेन से अपनाया गया, तो ये संसद के सदस्य को मिलता है विशेष अधिकार। तो संसदीय विशेष अधिकार भी कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से ही अपनाया गया, ठीक है? सरकार में होता है मंत्रिमंडल, जो नीति निर्माता होते हैं, तो मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ब्रिटेन से अपनाया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है? उसके बाद होता है विधायी प्रक्रिया, जो सरकार जो है संसद के द्वारा, संसद में जो है विधेयक को पारित किया जाता है, उनके लिए कौन-कौन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, वह प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया? तो ब्रिटेन से। तो विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया, ठीक है? विधि का शासन है। विधि के शासन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं, बल्कि कानून का राज्य, कानून का शासन, ये विधि का शासन भी कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से। जैसे कि अगर भारत सरकार जीएसटी लागू की है, तो उनके लिए कानून बनाना पड़ा। कानून के माध्यम से ही भारत के लोगों से जीएसटी वसूला, डायरेक्ट नहीं। अगर भारत सरकार वैसे बोल देते हैं जीएसटी लेना है, तो वो व्यक्ति का शासन होता है, लेकिन भारत में है विधि का शासन, उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से अपनाया गया। एकल नागरिकता, भारत के लोग भारत के नागरिक है, किसी राज्य के नहीं, राज्य के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। ये भी एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से अपनाया गया। अमेरिका में द्विनागरिक है, भारत के अमेरिका के भी नागरिक हैं और वहाँ के राज्य के भी नागरिक हैं, लेकिन भारत में राज्य के निवासी हैं, नागरिक नहीं, भारत के ही नागरिक है सिर्फ। ये कहाँ से उठाया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। अब है परम अधिकार लेख। इसका मतलब होता है कि रिट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 में है, ठीक है ना? जब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय जो है, इनको लागू करने के लिए न्यायालय रिट्स जारी करते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन पे, मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए उनके हनन पे न्यायालय जो है रिट्स जारी करते हैं। वही है परम अधिकार लेख। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एक चीज़ है राष्ट्रपति की स्थिति। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान है, ठीक है? इसी तरह ब्रिटेन में भी कार्यपालिका के नाम मात्र के ही प्रधान है, वहाँ के राजा या रानी जो क्राउन होते हैं। तो राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। अब हम लोग इसके बारे में, अब हम लोग जो है अमेरिका से कौन-कौन सा प्रावधान लिया, उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम लोग जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से कौन-कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया, ये समझेंगे। तो इसमें है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या? मौलिक अधिकार, जो वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, छुआछूत से अधिकार जो है, यही सब मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। लेकिन अमेरिका के संविधान के मूल अधिकार में और भारत के संविधान के मूल अधिकार में अंतर है। जैसे कि अगर आपको घूमने की आज़ादी है, भारत के मूल अधिकार में जो है घूमने का आज़ादी दिया गया है, बोलने का आज़ादी दिया गया है, तो इस पे प्रतिबंधित भी है, ठीक है? भारत में जब आपातकाल लागू हो जाता है, तो भारत के मूल अधिकार को निलंबन कर दिया जाता है।
लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई व्यवस्था, वहाँ के मूल अधिकार में प्रतिबंधित मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार पर प्रतिबंधित नहीं लगा हुआ है और निलंबन नहीं किया जाता आपातकाल के दौरान, लेकिन भारत में किया जाता है। ये सब मुख्य अंतर है भारत के मूल अधिकार में और अमेरिका के मूल अधिकार में। लेकिन अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। उनके बाद आप देखोगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन यहाँ पे है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये कहाँ से अपनाया गया? तो ये भी अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। अब ये क्या होता है, जैसे कि अगर संविधान मतलब संसद के माध्यम से कोई कानून बनाया गया तो वो संविधान का पालन किया नहीं, ठीक है ना? कोई विधेयक पारित किया गया तो संवैधानिक प्रक्रिया को पालन किया गया नहीं, इनकी जांच करता है कौन? न्यायालय, कोर्ट जांच करता है कि जो कानून बनाया गया वो संविधान के विधि के अनुसार, संविधान की प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया या नहीं, या मौलिक अधिकार के से संगत रखता है या नहीं। तो अगर मौलिक अधिकार से संगत नहीं रखता है तो उन कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या शून्य घोषित कर दिया जाएगा या रोक लगा दिया जाएगा। किनके द्वारा? तो न्यायालय के द्वारा, ठीक है? अगर वो कानून संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं बनाया गया तो किसके द्वारा रोक लगा दिया जाएगा? न्यायालय के द्वारा। इसी का जांच करता है कौन? न्यायालय। तो इन्हीं को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है? ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद, कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। जैसे भारत में उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो वहाँ के उपराष्ट्रपति सीनेट के पदेन सभापति होते हैं। ये पद कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। उसके बाद है महाभियोग की प्रक्रिया। ये क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाया जाता है वो है महाभियोग की प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया, भारत की महाभियोग की प्रक्रिया और अमेरिका के महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि अगर भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चालू किया जाता है तो भारत के किसी भी सदन से, या तो आप लोकसभा से या राज्यसभा से चालू करवा सकते हैं, मतलब शुरुआत करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो निचला सदन होता है, जो भारत का लोकसभा हो गया, वहाँ से उसका शुरुआत होता है। और सीनेट में, जब सीनेट में ट्रायल के लिए जाता है तो वहाँ के अध्यक्षता, सीनेट की अध्यक्षता जो करते हैं वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो करते हैं। लेकिन भारत में जब अगर मान लेते हैं लोकसभा से प्रक्रिया को शुरू किया गया तो राज्यसभा में जो जाएगा ट्रायल के लिए, तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, पदेन सभापति हैं, वही उनके अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा राज्यसभा से शुरू किया गया, लोकसभा में गया ट्रायल के लिए, तो वहाँ के अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेंगे। भारत में ये दोनों के अंतर है, मुख्य अंतर है। वहाँ पे अगर देशद्रोह के आधार पे भी अपराध के आधार पे भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगा देता है राष्ट्रपति के पर। लेकिन भारत में सिर्फ संविधान के उल्लंघन पे लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन पे, अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब हो गया कि भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रपति भी संविधान के नीचे ही है, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के नीचे ही है। तो भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं, कोई संस्था भी नहीं। तो संविधान की सर्वोच्चता क्या-क्या देख लिए? सबसे पहले मौलिक अधिकार देखें, मौलिक अधिकार के बाद देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। फिर देखिए संविधान की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका, यूएसए से लिया गया। उनके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उनके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ये सभी बात याद रखना है। ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है? ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनके बाद हम इसके जस्ट नीचे में है कनाडा। हम कनाडा के बारे में समझेंगे। अब हम लोग जो समझेंगे कनाडा के संविधान से कौन कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। इनमें है सबसे पहले शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन का क्या मतलब है? तो जैसे भारत में देखो कि राज्य के पास भी सरकार है और केंद्र के पास भी सरकार है। राज्य के पास भी अपना विषय है कानून बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, और केंद्र के पास भी अपना विषय है कानून या सरकार कानून बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। इन्हें ही शक्ति कहते हैं। राज्य के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है। सामान्य परिस्थिति में जो है, सामान्य परिस्थिति में केंद्र जो है राज्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, राज्य की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो एक संघीय शासन है जिसमें केंद्र के पास भी
और राज्य के पास भी विषय है सरकार चलाने के लिए। यही है शक्ति का विभाजन, जो केंद्र के पास भी विषय है और राज्य के पास भी विषय है सरकार चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए। ये शक्ति का विभाजन यही है जो संघ सूची और राज्य सूची में सबका उल्लेखित है। संघ सूची और राज्य सूची में, संघ सूची में सरकार, केंद्र सरकार के लिए, और राज्य सूची में राज्य सरकार के लिए जो जो विषय पे वो कानून बना सकते हैं वो उल्लेखित है। ठीक है, यही हो गया शक्ति का विभाजन जो कनाडा से लिया गया। अब है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर। अब ये क्या होती है, तो देखो जब संविधान बन रहा था ना, संविधान बना रहे थे उस वक्त कुछ ऐसी विषय थे जो तभी उतना जरूरी नहीं था कि मतलब संविधान में, या वो विषय था ही नहीं, तभी वो विषय था ही नहीं जो उसको संविधान में लिखते कि किसको दे, केंद्र को दे या राज्य को दे। ठीक है, लेकिन अब वो विषय है, वो शक्ति है जिसपे कानून बनाना जरूरी है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं जो संविधान में उल्लेख नहीं है। जिस विषय के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है तो वो अवशिष्ट शक्तियां हैं। और ये जो है किसके पास, केंद्र सरकार के पास है। ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है कि केंद्र, राज्य को नहीं दिया जाता है, ये केंद्र सरकार के पास होता है। अवशिष्ट शक्तियां पर केंद्र सरकार को दिया जाता है, राज्य को नहीं। ये विषय कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां जैसे कि अभी मान लो कि अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान तभी उतना महत्वपूर्ण विषय ये नहीं था, लेकिन अब जरूरी है। अंतरिक्ष पर काम करना सरकार के लिए कितना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि अभी एआई, अगर एआई पर कोई कानून नहीं बनाया जाए तो कितने लोगों को बर्बाद कर दिया और कर देगा एआई। ठीक है, इन पे कानून बनाना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ये किसके पास, केंद्र के पास। यही अवशिष्ट शक्तियां हैं। जैसे कि साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड अगर इन पे कानून नहीं बनाया जाए तो कितना को ठगा है साइबर फ्रॉड। तो अगर इन पे कानून नहीं बनाया जाए तो बहुत दिक्कत है। ये शक्तियां किनके पास है, अवशिष्ट शक्तियां के पास। इस पे कानून बनाया भी गया है, एआई पर भी कानून बनाया गया। तो ये कौन बनाया, केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार के पास ये शक्ति नहीं है, ये अवशिष्ट शक्ति है जो केंद्र सरकार के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां के केंद्र सरकार के पास होना, ये कनाडा से लिया गया। अब एक सशक्त केंद्र, क्या, एक सशक्त केंद्र का मतलब हो गया ये सशक्त केंद्र का, जैसे कि कानून मतलब राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी कानून बनाने का विषय है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में जो है केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करते हैं राज्य सरकार के विषय में। लेकिन जब आपातकाल लागू हो, तो आपातकाल लागू होने पर क्या होता है, तो केंद्र सरकार का जो है, राज्य सरकार का जो है कानून बनाने का, राज्य सरकार का कानून बनाने का पावर किसके पास चले जाते हैं, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार शक्तिहीन हो जाते हैं। जब देश में आपातकाल लागू होते हैं तो राज्य सरकार शक्तिहीन हो जाते हैं। तो देश में एक संघीय शासन है, भारत में एक संघीय शासन है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है राज्य सरकार की कानून बनाने का विषय किनके पास चले जाता है, केंद्र सरकार के पास। तो यही एक सशक्त केंद्र का होना, केंद्र क्या हो जाता है, सशक्त हो जाते हैं। और ऐसा बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य सरकार के पास भी नहीं। यही एक सशक्त केंद्र का होना कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति क्या हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति, जब संविधान बन रहे थे तो अब सबके विचार था कि राज्यपाल की नियुक्ति किया जाए या उनको फिर निर्वाचन किया जाए, जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में होता है, या कनाडा वाला मॉडल अपनाया जाए। तो अंतिम में फैसला हुआ नहीं, भारत की परिस्थिति के अनुसार कनाडा वाला मॉडल अपनाया जो जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्य के में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है किसके लिए, तो कनाडा वाला मॉडल को अपनाया गया। ठीक है, अब है परामर्शी न्याय, परामर्शी अधिकार। अब जब आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान में एक अनुच्छेद है 143। ठीक है, 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी कानूनी अधिकार पर या कानूनी विषय पर या मूल अधिकार, संविधान के कुछ ऐसा अधिकार है या विषय है जिन पे किससे, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय मांगते हैं, उस पे सलाह मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। तो यही है परामर्शी अधिकार। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति कोई कानूनी विषय पर या संविधान के कोई विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, तो वही सलाह मांगना जो है परामर्शी न्याय है या परामर्शी न्याय निर्णय, और यानी कि परामर्शी अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है। ठीक है, अब इनके बाद हम जो समझेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से कौन-कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। तो इसमें है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची कहने का मतलब जैसे अभी कनाडा वाला मॉडल में पढ़े कि केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास अपना-अपना विषय है जिन पे वो अलग-अलग कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों में सामान्य परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसा है जिन पे दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बनाते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया समवर्ती। इसमें जो भी प्रावधान है, समवर्ती सूची में जो भी प्रावधान है, इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कानून बनाते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। इनके बाद है संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान। संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदन, मतलब दोनों सदन का बैठक, जब अगर कोई कानून बनाए, कोई विधेयक पारित करवाना है, क्या चीज़? कोई विधेयक पारित करवाना है, लेकिन दोनों अलग-अलग विधेयक, मतलब दोनों सदन में जो है विधेयक को अलग-अलग पारित करना पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश भी दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, पारित नहीं हो पाया। अगर मान लें लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में जाकर के वो विधेयक अटक गया, वहाँ से पारित कर ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदन के संयुक्त बैठक की घोषणा करते हैं, ठीक है? तो ये प्रावधान यहीं से लिया गया, ठीक है? अब इनके बाद हम लोग देखेंगे कि आयरलैंड से कौन-कौन से प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। तो इनमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो हम भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। उनके बाद है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं, उनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। भारत में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, कहाँ? राज्यसभा में। तो ये प्रावधान कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। इसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। जिस तरह भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जो यह प्रावधान जो आयरलैंड से लिया गया, लेकिन दोनों में अंतर है। आयरलैंड में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष मतदान के अनुसार किया जाता है, और लेकिन यहाँ भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। दोनों में अंतर है, लेकिन यह प्रक्रिया जो है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, ये प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है? इनके बाद हम लोग समझेंगे दक्षिण अफ्रीका से कौन-कौन सा प्रावधान ग्रहण किया गया था। इनमें है सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भारत में संविधान संशोधन किया जाता है, ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया। लेकिन दोनों में ये भी अंतर है कि यहाँ पे साधारण बहुमत के माध्यम से भी संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और भारत में कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है? राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है? ये सभी राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। इनके बाद जो हम लोग समझेंगे, फ्रांस के संविधान से कौन-कौन सा प्रावधान ग्रहण किया गया? तो इसमें है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। ये किसी भी लोकतंत्र का रीड होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है? अब है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो रिपब्लिकन सिस्टम है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसमें राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, वो निर्वाचित ही होते हैं, निर्वाचन किया जाता है, राजतंत्र की तरह नहीं होते हैं, ठीक है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। उसके बाद जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 21 में इसमें किसी व्यक्ति को जीवन एवं उसकी स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है? उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, इसके बिना नहीं, ठीक है? अनुच्छेद 21 में जापान के संविधान से ग्रहण किया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से मूल अधिकार का निलंबन, जो आपातकाल के दौरान भारत में मूल अधिकार का निलंबन कर दिया जाता है, ये कहाँ से? जर्मनी से लिया गया मूल अधिकार का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है? जो है पूर्व सोवियत संघ, रूस, जो अभी रूस है, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर से कौन-कौन प्रावधान लिया गया? तो मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, भाग 4 के को में, ये मूल कर्तव्य कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ रूस से। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो भारत की प्रस्तावना में उल्लेख है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेख है, क्या चीज़?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये भी कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, यूएसएसआर से। ठीक है, धन्यवाद।